अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आदिल भाई कहाँ हैं? अफशा ने सवाल किया और मैं एक लम्हे के लिए बौखला गया। खासा ख़तरनाक सवाल था। इसके अलावा इस वक्त मैं ऐसी जज्बाती कैफियत में था कि अफशा से झूठ बोलने को भी दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन अफशा ने जो हकीकी गुफ्तगू की थी, एक अंदाज से वो ख़तरे की घंटी भी थी। यानी सारा खेल बिगड़ सकता था। और इस वक्त जब ज़िंदगी की बहुत सी गुत्थियां सुलझ गई थीं, गैर मतवक्का तौर पर कुछ खुशियां मिलने वाली थीं, मैं अपनी किसी जज्बाती लग़ज़श से खेल ख़राब नहीं कर सकता था। चुनाचा फौरी तौर पर झूठ बोलना था, और झूठ भी निहायत सलीके का, क्योंकि एक ज़हीन शख्सियत के सामने बोला जाने वाला था। रियासत, मैंने जवाब दिया। ओह, किसी ख़ास प्रोग्राम के तहत? अफशा ने पूछा। नहीं, अबू जान से उन्हें कुछ खसूसी मराआत मिल गई हैं। दरअसल ये एक उलझी हुई कहानी है अफशा, ऐसी कहानी जिसे हमने जहनों से निकाल फेंका है। अल्लाह हमें भी सुना दें। किस हद तक दर्दनाक भी है, रो लेंगे थोड़े से। अफशा मस्करेपन से बोली और मैं उसकी शरारत पर मुस्कुरा पड़ा। तुम्हारी मर्जी। दरअसल अफशा, हम रियासत से निकाले हुए हैं। हमारा कोई कसूर नहीं था, बल्कि वालिद साहब गलती कर बैठे। यूँ समझो करते ही रहते हैं। आदिल मेरा सगा भाई नहीं है। माँ दूसरी थी, एक माँ से मैं, दूसरे से आदिल भाई। लेकिन हम दाओं की माँओं के बाद वालिद साहब ने तीसरी शादी भी कर ली, और माँ हम दोनों से बेपनाह नफ़रत करने लगी। इतनी नफ़रत के कई बार उसने हम दोनों भाइयों को जहर देकर हलाक करने की कोशिश की। वालिद साहब के इल्म में सारी बातें थीं, लेकिन वो बीवियों से डरने के आदी हैं, और ये आदत उन्होंने आज तक तर्क नहीं की। आदत? हाँ, मेरी और आदिल की माँ से भी वो इसी तरह डरते थे। ओह, अफशा मुस्कुरा पड़ी। चुनाचा वो नई माँ से भी इतने ही खौफजदा थे और उसके किसी मामले में मदाखलत नहीं करते थे। फिर जब हम बच जाने के बाद हमारी माँ मौत के दूसरे मंसूबे बनाने लगी, तो वालिद साहब ने हमसे राब्ता कायम किया और कहा कि जान बचाओ। तजवीज़ यही तय पाई कि हम दुनिया गर्दी करने निकल जाएं। दौलत की तो कोई परवाह ही नहीं। उन्होंने वादा किया कि रियासत की हुक्मरानी के लिए वो नई औलाद पैदा कर लेंगे, और अगर ये तीसरी माँ मर गई और चौथी अच्छी आदत की साबित हुई तो वो हमें वापस बुला लेंगे। लेकिन अगर वो भी गलत हुई तो उन्होंने हमसे वादा कर लिया कि हम इस तीसरे भाई को अपने साथ ही ले लेंगे जो तीसरी माँ से पैदा होगा। अफशा ने बेइख्तियार कहका लगाया। तुम इस कदर दर्दनाक कहानी पर हंस रही हो। चुनाचा हम चल पड़े। तय ये पाया कि आदिल भाई हर माह खुफिया तौर पर वालिद साहब से मुलाकात करते रहेंगे। चुनाचा वो उनसे मिलने जाते हैं। ओह, तो तुम नहीं जाते? नहीं, मैं सीनियर हूँ, इसलिए मेरी कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरी माँ का क्या हाल है? जिंदा भी है और सेहतमंद भी। अब तो वालिद साहब भी मायूस हो गए हैं, मैंने मुसम्मी सी सूरत बनाकर कहा, और अफशा ने फिर कहका लगाया। गोया उसका मरने का कोई प्रोग्राम नहीं। शायद नहीं, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और अफशा मेरी गमज़दा शक्ल देखती रही। कभी उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल जाती और कभी वो संजीदा बनने की कोशिश करती। फिर वो झंझला कर बोली, अल्लाह अब बस भी करें, ये अदाकारी तवील हो गई है। आपने मुझे निहायत खूबसूरत तरीके से बेवकूफ़ बनाया है। कसम खाकर बताएं, जो कुछ कहा है वो ठीक है। अफशा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, ये हकीकत है। जो कुछ कहा गया है वो इस अंदाज में कहा गया है कि मौसम और माहौल ख़राब ना होने पाए। तुम इन लोगों की दाद नहीं दोगी जो अपना मजाक खुद उड़ाने की अहलियत रखते हैं। सॉरी, अगर ये बात है तो मुझे अफसोस है, अफशा ने संजीदगी से कहा। किस बात पर? आपके साथ वाकई ज्यादती हुई है। हमने इस ज्यादती समझना छोड़ दिया है। तुमने देखा हम दोनों किस कदर खुश हैं, और हमें अफसोस करने की ज़रूरत भी क्या है। हमारा बाप हमसे मुखलस है। अगर उसकी कुछ मजबूरियां हैं तो हम उनमें इजाफा क्यों करें।
हमें दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। सारी दुनिया के बैंकों में हमारे अकाउंट मौजूद हैं। रही हुकूमत की बात, तो हुकूमत करने में क्या रखा है? बेशक, लेकिन क्या आप लोगों को ये भी इजाज़त है कि जहाँ चाहें रहें? हाँ, मुकम्मल, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है, यानी अफशां झटकने लगी। हाँ, मुकम्मल आज़ादी है, मैंने जवाब दिया और वो शर्मा गई। वाकई अनोखी दास्तान है, किसी हद तक अफसोसनाक भी, लेकिन आपके सुनाने के अंदाज ने उसका तासुर बदल दिया है। लकीरें पीटने से क्या मिलता है? हाँ, वाकई आपको खुश रहना चाहिए, अफशां ने बड़ी अपनाई से कहा और फिर बोली, बस एक बात और जहन में उलझ गई। क्या वो भी पूछ लें? उस रोज़ क्या हुआ था? मेरा मतलब है, जिस दिन शकीला ने अफशां होने का दावा किया था और वो आदल भाई की शरारत थी। मैंने बज़ाहिर इस सवाल को ज़्यादा अहमियत ना देते हुए कहा, लेकिन अगर गौर किया जाए तो खौफनाक सवाल था। गोया अफशां के जहन में ये सब कुछ था, मगर ये कैसी शरारत थी? वैसी ही जैसी उस दिन तुमने तैराकी के सिलसिले में देखी थी। क्या पानी पर दौड़ना मामूली बात है? हरगिज़ नहीं। आप लोगों की इन अनोखी कुव्वतों पर सब हैरान हैं, वरना वो मरियल घोड़ा भला रेस में दौड़ने के काबिल था। दरअसल हमारी रियासत के एक बुजुर्ग बाबा सादिक शाह बचपन से उस पर मेहरबान थे, और बाबा सादिक शाह के बारे में मशहूर है कि जिस पर उनकी निगाह हो जाए वो बहुत कुछ बन जाता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये ख्याल सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों का है कि बाबा सादिक शाह ने आदल को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ऐसी बातें अपने साये से भी छुपाई जाती हैं। आदल ज़रा शोख तबीयत है, इसलिए वो कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाता है, वरना ये बातें तो किसी के इल्म में आनी ही नहीं चाहिए। अफशां ने मतहय्यराना अंदाज में कहा, तो आप भी इस बात से नावाकिफ़ हैं? नहीं, नावाकिफ़ तो नहीं, लेकिन तफसील भी नहीं जानता। आपने कभी पूछा भी नहीं? हाँ, लेकिन आदल ने कभी कुछ नहीं बताया। बहरहाल हैरत अंगेज बात है, मेरे लिए अब नहीं रही। जाहिर है आप तो बेशुमार अनोखी बातों से दो चार होते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा हुजूर, अब तो काफ़ी बातें हो गईं, अब आप भी कमरे में जाइए, आराम से सोइए और मुझे भी इजाज़त दीजिए। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ अफशां, इस वक्त तुमने आकर मुझे रूहानी सरूर बख्शा है। आप उदास थे, मैं क्यों ना आती? अफशां प्यार भरे अंदाज में बोली। तुम मेरी सारी जिंदगी की उदासियां समेट लोगी अफशां जी, और इनकी गठड़ी बांधकर किसी गहरे कुएं में फेंक दूंगी, फिर आप सारी जिंदगी उदास नहीं होंगे, अफशां ने कहा, और मैं जज्बाती अंदाज में उसकी शक्ल देखने लगा। दिल चाह रहा था कि उसे बाजुओं में भींच कर सीने से लगा लूं, लेकिन वो आम लड़की नहीं थी। मैं कोई ऐसी हरकत करके खुद को हल्का नहीं करना चाहता था। हम दोनों उठ गए और फिर थोड़ी दूर पहुंचकर रुक गए। यहाँ से दोनों को दो मुख्तलिफ रास्तों पर जाना था। अफशां, मैंने उसे मुखातब किया। उसने मोहब्बत पाश निगाहों से मेरी तरफ देखा। अगर इस वक्त कोई हमें देख ले। आपने ये बात अब सोची है? अफशां ने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। क्या मतलब? मैंने उस वक्त सोची थी जब आप नजर आए थे। तब तुम्हें खौफ महसूस नहीं हुआ? खौफ किस बात का? अगर हमें कोई इस वक्त इस जगह देख ले तो फिर क्या होगा? लोग गलत भी सोच सकते हैं। नहीं साइम साहब, अव्वल तो कोई गलत नहीं सोचेगा, और अगर सोचेगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा निगरान मेरा ज़मीर है, और उसने इस वक्त आपके साथ गुजरे हुए लम्हात पर कोई एतराज़ नहीं किया। फिर किसी और के एतराज़ की क्या गुंजाइश है? दूसरी बात यह कि बहरहाल हमारा आपका ज़हनी राब्ता है। आप कोई राहगीर तो नहीं। वो हैं जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है, और मैं बहरतौर इस फैसले पर अमल दरामद कराऊंगी। इस तरह खुद आपकी अपनी एक शख्सियत है, और जो मुझे इस वक्त इस जगह आपके साथ देखकर एतराज़ करता है, इसका मतलब है वो आपकी शख्सियत को तस्लीम नहीं करता, और ऐसा शख्स बहरहाल मेरे लिए काबिल एतना ना होगा, ख्वाह उसका मुझसे कोई भी रिश्ता हो। अफशां ने इंतहाई मजबूत लहजे में कहा, और मैं अफशां की शक्ल देखने लगा। अच्छा, खुदा हाफिज, शब्बे बखैर, अफशां ने कहा, और फिर वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। इमारत के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर मुझे देखा और अंदर चली गई। मैं भी वापस अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया।
नींद इस बार भी आंखों से दूर थी, लेकिन अब जहन में कोई उलझन नहीं थी। अफशां के प्यार भरे अंदाज ने, उसके अल्फाज ने जिंदगी में एक नया सा रंग भर दिया। बिलाशुबा अफशां जैसा साथी तो जिंदगी की सारी किल्फतों को अपनी एक मुस्कुराहट में समेट सकता है, उस पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता था। दूसरे दिन हस्बे मामूल था, अफशां पूरे एतमाद से मेरे सामने आई थी। नाश्ते की मेज पर भी उसने अपनी अनायतों की बारिश जारी रखी। मैं खज्जल हो रहा था, लेकिन अफशां की पेशानी पर कोई निशान नहीं था। हाँ, सीमी और एहसान ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस तरह के उनकी मुस्कुराहट कोई महसूस ना कर सके। शहजादा आदल की गैर मौजूदगी बुरी तरह महसूस हो रही है, तनवीर साहब बोले। मेरे मुंह की बात छीन ली। साईं मियाँ और आदल मियाँ हम शक्ल हैं, लेकिन उन दोनों में एक फर्क नुमाया है। आदल की आंखों और होंठों पर हमेशा शरारत मुस्कुराती रहती है, उसके बरअक्स साईं मियाँ की आंखों में संजीदगी और वकार है। ये दूर ही से बड़े भाई नजर आ जाते हैं, नवाब जलालुद्दीन बोले। वाकई बड़ा खुश मजाज बच्चा है, बड़ी माँ भी बोल पड़ी। आपको पसंद है बड़ी माँ? सीमी ने पूछा। मुझे तो दोनों प्यारे लगते हैं, बड़ी माँ ने जवाब दिया। नहीं, ज्यादा कौन अच्छा लगता है, कम ज्यादा की बात मत करो। अब तो ये बच्चे भी कोई अलग थोड़ी हैं, जैसी अफशां तुम लोग वैसे ही वो। किसी माँ से ये सवाल मत करना कि उसे अपना कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है। इसके लिए ये सवाल दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल होगा, जिसका वो कभी जवाब ना दे सकेगी, बड़ी माँ ने जवाब दिया और सीमी मुस्कुराने लगी। अच्छा भाई, तो साईं मियाँ आज का क्या प्रोग्राम है? तनवीर साहब ने पूछा। कुछ भी नहीं, बस आदल का इंतजार करूंगा, मैंने जवाब दिया। उसी वक्त तसद्दुक एक तार हाथ में लिए अंदर आया और उसने लिफाफा तनवीर साहब को पेश कर दिया। क्या है? तनवीर साहब ने पूछा। टेलीग्राम है साहब, तसद्दुक ने अहमकाना जवाब दिया और तनवीर साहब ने लिफाफा खोल लिया। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोले, जमशेद आ रहे हैं। अरे अरे, बड़ी माँ उछल पड़ी। कब? आज ही पहुंच जाएंगे, मगर किस वक्त? 11:30 बजे। अरे वाह, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी रखे, अब तो वो खूब बड़ा हो गया होगा, बड़ी माँ मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। हाँ भाई, अफशां से 5 साल बड़े हैं जमशेद मियाँ, तनवीर साहब ने कहा। अंकल, ये वही जमशेद है ना, नसीमपुर वाले? समीर ने पूछा। हाँ हाँ बेटी, मेरे भाई का बच्चा है। भाईजान तो वलायत जाकर सब कुछ भूल गए। भाईजान का बहुत था उन पर, मगर ये बच्चा अल्लाह रखे हमेशा से मोहब्बत कर रहा है। उसके खत आते ही रहते हैं, मगर उसने अचानक आने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? बड़ी माँ के लहजे से प्यार टपक रहा था। तनवीर साहब का चेहरा कुछ सपाट सपाट सा था। चलिए, अच्छा है हम लोग भी मौजूद हैं, मुलाकात हो जाएगी, सीमी ने कहा। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे तसद्दुक, तैयारियां तो कर, 11:30 बजे उसे लेने भी जाना है, बड़ी माँ ने कहा। और हाँ, उसके लिए एक कमरा भी दुरुस्त करना, बिल्कुल वलायती तर्ज पर। न जाने वहाँ उनका तर्ज रिहाइश क्या होगा। यहाँ उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फूफो के यहाँ अल्लाह रखे 12 साल बाद आ रहा है। बड़ी माँ प्यार के आरंभ में बोलती रही, लेकिन मैं तनवीर साहब के चेहरे पर कोई खास तासुरात नहीं देखे। फिर नवाब जलालुद्दीन, सीमी, एहसान और बड़ी माँ जमशेद और उसके वालिदैन के बारे में बातें करते रहे। मैं भी रस्मी तौर पर उस गुफ्तगू में शनीज था। तनवीर साहब ने किसी मसरूफियात का जिक्र नहीं किया और उठ गए। फिर मैंने भी इजाज़त मांगी और अपने कमरे में आ गया। शायद अफशां भी मेरे पीछे ही उठ गई थी, क्योंकि चंद मिनट के बाद वो बेतकल्फी से मेरे कमरे में आ गई। अफशां की इस बेतकल्फी से मैं किसी हद तक खौफजदा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं रखता था। वो जिस टाइप की थी मुझे अंदाजा हो गया था, चुनाचा उसकी खुद एतमादी को तोड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता था। आप भी सोच रहे होंगे कैसी कंबल किस्म की लड़की है, वो मुस्कुराती हुई बोली। इन पुरतकल्लुफ जुमलों की जरूरत क्यों पेश आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, बस ऐसे ही कहा था। जाहिर है आप अभी नाश्ते के कमरे से उठकर आए हैं और फिर मैं यहाँ आ गई। दरअसल मेरे जहन में ये एहसास था कि आप तन्हा हैं, मेरा मतलब है आदल मौजूद नहीं। हाँ, मैं तन्हाई तो महसूस कर रहा था, लेकिन आपके कुर्ब से मैं खौफजदा हो जाता हूँ। क्यों? कोई बहुत ही अजीज शय होती है अफशां, इंसान उस बात से खौफजदा रहता है कि कहीं वो खो ना जाए। मेरे जहन में कई वसवसे जागने लगते हैं, मुमकिन है लोग तुम्हारे जहन तक ना पहुंच सकें।
आपका ये खौफ आप जहन से निकाल दें, इसकी पूरा जिम्मेदार मैं होंगी। आइंदा खौफ के आलम में नहीं रहेंगे। मैं अब इससे ज्यादा बेबाक नहीं बन सकती कि आप अपनी शख्सियत पर अब सिर्फ अपना हक ना समझें। आप अपने लिए कभी खौफजदा ना हों, क्योंकि ये जिम्मेदारियां मैंने संभाल ली हैं। अफशां, तुम्हारी इस अपनायत ने जिंदगी भर की महरूमियां धो दी हैं। दखले दर माकूलात, दरवाजे से शकीला की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा, लेकिन अफशा के चेहरे पर कोई तगय्युर पैदा नहीं हुआ। अब तुम ये नामाकूलियत कर ही बैठी हो तो आ जाओ, अफशा ने कहा। माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन इस ख्याल से अंदर आने में कोई कबाहत नहीं समझी कि बहरहाल आप गुफ्तगू प्राइवेट नहीं होगी, शकीला ने कहा। खैर, अब इन बातों में क्या रखा है, आओ, अफशा मुस्कुराते हुए बोली और शकीला अंदर आ गई। चौंका, मेरा दिल साफ है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए मैं पूछ सकती हूँ कि आप दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी, शकीला ने शरारत भरे लहजे में कहा। अरे ये लड़की तो हद से आगे बढ़ रही है, हालांकि मेरी हम शक्ल होने के नाते इसे तो बड़ा मुहज्जब होना चाहिए था, अफशा आंखें निकालते हुए बोली। खैर कोई बात नहीं, हम खुद ही कोई मुनासिब गुफ्तगू तसव्वुर किए लेते हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ, शकीला ने कहा। फिर आदिल भाई कहने लगे, शकीला यकीन करो, मेरी जिंदगी में इससे कबल कोई लड़की नहीं आई। अब तुम आ ही गई हो तो अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। अफशा कहने लगी। मैं हंस पड़ा और शकीला झींप सी गई। खूब, फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। अरे अरे, आप भी इस अफशा की बच्ची की बातों में आ गए, शकीला ने कहा। तो तुम हमारी गुफ्तगू में दखल मत दो तो फिर, अफशा ने कहा और शकीला जल्दी से वापस मुड़ी, लेकिन अफशा ने लपक कर उसे पकड़ लिया। बैठो शकीला बेबी, तुम्हारे दिल में तो कोई चोर नहीं, अफशा हंसती हुई बोली। हाँ हाँ नहीं है, लेकिन तुम भगाना चाहती हो, शकीला ने कहा। अरे नहीं नहीं, तुम कहो तो मैं ये मौजू बदल दूं। चलो बदल दो अफशा, कोई और बात करो। अच्छा चलो मान लिया, क्यों ना मानूंगी, शकीला ने आहिस्ता से कहा। अच्छा फिर शुरू होती हूँ। ये जमशेद साहब कौन है अफशा, जिनके बारे में खाने की मेज पर तज़किरा हुआ था। मैंने शकीला की मदद करते हुए मौजू बदल दिया। मेरे मामूजाद भाई हैं, अमेरिका में रहते हैं। मामू जान का वही कारोबार है। ओह, मैंने गर्दन हिलाई, कितना अरसा कबल गए थे, तवील अरसा हो गया। मामू जान काफी मगरूर हैं, अब्बू उन्हें पसंद नहीं करते, मैंने महसूस किया था। बहरहाल अम्मी जान के तो भाई हैं, अम्मी उनसे काफी मोहब्बत करती हैं। कैसे इंसान हैं। कौन, मामू जान? नहीं जमशेद साहब, इतना अरसा हो गया है कि अब तो मैं शक्ल भी भूल गई हूँ। छोटे से थे जब देखा था। वैसे अमेरिका से खत आते रहते हैं, वो भी उर्दू में। लगता है जैसे तीसरी क्लास के बच्चे ने लिखे हों। जाहिर है वहाँ उर्दू तो पढ़ नहीं रहे होंगे। हाँ, अफशा बोली। बहरहाल देखें किस किस्म के आदमी साबित होते हैं, और साबित होते हैं या नहीं, अफशा हंस पड़ी। तुम्हारे मामूजाद भाई हैं, लेकिन मामू जान के बारे में जो कुछ सुना है उसके तहत मैं भी अब्बू जान की हम ख्याल हूँ, अफशा ने कहा और फिर शकीला की तरफ देख कर बोली। अरे तुम बहुत उदास हो शकीला। हाय हाय, अच्छी खासी थी, पटली से क्यों उतर गई। खूब, तो ये यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, मौजू क्या है, हम भी तो सुने। दरवाजे से सीमी और एहसान अंदर दाखिल हुए और हम चौंक पड़े। सीमी बाजी, गुस्ताखी तसव्वुर ना करें तो एक बात बताएं, पूछो, दिन या रात का कोई लम्हा ऐसा भी होता है जब आप दोनों साथ ना हों। अरे वाह, मैं शायद मखल हुआ हूँ, एहसान जल्दी से बोला। नहीं एहसान भाई प्लीज, मैं तो ये पूछना चाहती थी कि आप दोनों कौन सा सुरेश इस्तेमाल करते हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए भी मंगवा देंगे, सीमी ने जल्दी से कहा। लेकिन ये लगाएंगी कैसे, शकीला को मौका मिल गया। जो भी सामने पड़ गया, सीमी ने शरारत से कहा। मैं अफशा के बिल्कुल सामने था। अल्लाह बाजी, एक शीशी फौरी तौर पर शकीला के लिए भी मंगवा दें। देखे ना बेचारी कितनी उदास है, अगर सुरेश होता तो। अफशा बहुत तेज थी, सब हंस पड़े। शकीला और तालूत की बात अब किसी से छुपी हुई नहीं थी। शकीला मुंह खोल कर रह गई। बस बस अफशा भी, मेरी शकीला को ज्यादा तंग मत करो। क्या तुम समझती हो कि इसका कोई हमदर्द नहीं है, सीमा ने मैंने खेद अंदाज में कहा। यूं ही दिलचस्प गुफ्तगू होती रही और सब कहके लगाते रहे। साइम भाई, मैं खास तौर से आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। ओहो, फिर इतनी देर तक आप खामोश क्यों रही? बोल तो रही थी, शकीला की हिफाजत के ख्याल से सब कुछ भूल गई थी। हाय, शकीला का मुहाफिज भी जल्द आ जाएगा, अफशा फिर बोली।
अफशा तुम खामोश नहीं रहोगी, साईं भाई आप ही इसे खामोश कराएं। सिमी बहुत तेज हो गई थी। वो खुशखबरी तो सुनाई सिमी, आज माशाल्लाह मेहमानों की आमद है। बुआ भी 10 बजे वाली ट्रेन से पहुंच रही हैं। अकेली घबरा रही थी बेचारी, लेकिन उनका खत देर से मिला। अरे ट्रेन तो आ भी चुकी होगी, 10 तो बज रहे हैं। खत अभी थोड़ी देर पहले मिला, तसद्दुक को रवाना कर दिया गया है। वेरी गुड, तबीयत खुश हो गई। इसका मतलब है कि इस कोठी में एक नई जिंदगी दौड़ने वाली है। ये बुआ कौन है? शकीला ने पूछा। साइम भाई की महबूबा, सिमी फट से बोली और मैंने ठंडी सांस ली। शकीला मेरी तरफ देखने लगी थी। अरसा हो गया उन्हें देखे हुए, कैसी हो गई होंगी वो? मैंने कहा। पहले से ज्यादा हसीन, सिमी ने कहा और हंस पड़ी। एहसान भी हंस रहा था। आदिल भाई जल्दी से वापस आ जाएं, लुत्फ अधूरा रह जाएगा, सिमी हंसते हुए बोली। मेरा ख्याल है कल तक आदिल जरूर आ जाएंगे। चलिए बुआ के इस्तकबाल के लिए चलिए, अब कमरे से निकलिए, सिमी ने कहा और हम सब कमरे से निकल आए। बैरूनी बरामदे में नवाब जलालुद्दीन बड़ी माँ से गुफ्तगू कर रहे थे। इस गिरोह को देखकर हम खुश हुए और हम सब उनके नजदीक पहुंच गए। माशाअल्लाह वाकई लुत्फ आ रहा है यहाँ। मैं तो अपना प्रोग्राम कुछ और तवील कर दूंगा, तो तुम्हें जाने ही कौन दे रहा है। बस मुंह दो रखो, 3-4 महीने से पहले नहीं जाने दूंगी, बड़ी माँ ने कहा। ओह 3-4 महीने तो बहुत होते हैं। बहरहाल फिर भी, नवाब साहब हंसते हुए बोले। और उसी वक्त तनवीर साहब की कार मेन गेट से अंदर दाखिल होती नजर आई। स्टेशन गई थी तसद्दुक, बुआ को लेकर आया था और वो फिर पोर्टिको में बुआ पिछले दरवाजे से उतरी। वही शबाब था, आंखों में सुरमा, दांतों में मसी, होंठों पर बातों की धड़ी, जेवरात से लदी फंदी चूड़ीदार पंजामा, बारीक रेशमी कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे। तंदुरुस्ती भी खूब थी। और वो फिर तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। सलाम बहू, सलाम मियाँ, उन्होंने बड़ी माँ और नवाब साहब को सलाम करते हुए कहा और फिर बढ़कर दोनों को बुलाएं ली और उंगलियां चटखाने लगी। अच्छा तो हो यहाँ, मुझे नगोड़ मारी को वहां छोड़ आए। दिन रात काटने को दौड़ते थे, एक पल दिल नहीं लग रहा था। हाय मैं तो आदमुई हो गई। चलिए आपने अच्छा किया बुआ, यहाँ आ गई। अल्लाह खुश रखे। सीमी बेटी कहाँ है? हाय मेरी तो आंखें तरस रही हैं उसे देखने को। ये हूँ बुआ, सलाम, आइए जीती रहो, फलो फूलो। बुआ सीमी की तरफ लपकी और फिर एहसान और सीमी दोनों को गले लगा लिया। हम भी तो हैं बुआ। अफशा आगे बढ़ आई। अरे जीती रहो मेरी बच्ची। कौन है ये बच्ची? बुआ ने अफशा को गले लगाते हुए कहा। आप ही की बच्ची है बुआ, बड़ी माँ ने कहा। बुआ चौंक पड़ी, पहले हैरत से बड़ी माँ को देखती रही, फिर बोली, ए मजाक कर रही हो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। और उनकी इस बात पर जोरदार कहका पड़ा। इनका मतलब है कि ये तनवीर भाई की बेटी अफशा है। नवाब साहब जल्दी से बोले, क्या ये आपकी बच्ची नहीं हुई बुआ? अरे ये मतलब है, क्यों नहीं, खुदा सलामत रखे। हैं ये जुड़वा मालूम हुई हैं दोनों। बुआ की निगाहें शकीला पर पड़ गई थी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने मुझे भी देख लिया और उनका मुंह भाड़ जैसा खुल गया। सलाम बुआ, मैंने कहा, लेकिन बुआ को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो सकते के आलम में मुझे घूर रही थी। नवाब जलालुद्दीन भी खामोशी से मुस्कुराते रहे। फिर बुआ ने आंखें मली और उनके मुंह से निकला, या इलाही, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ बुआ? सीमी ने पूछा। ए ये वो नहीं है। वो कौन है? अरे वही। ए बीबी जरा गौर से देखो। मैंने देख लिया बुआ, सीमी ने कहा। इनकी शक्ल नहीं है। किन की? आइए वही आपने साइम मियाँ और आदिल मियाँ, वही हैं, सीमी ने हंसते हुए कहा। आए मेरे रब, ये कहाँ से आ गए? अरे तुम तो सबको तड़पा गए बेटा। बुआ दौड़कर मुझसे लिपट गईं। बाद में हमारे ताल्लुकात बुआ से बहुत अच्छे हो गए थे। बुआ मोहब्बत की मारी रोने लगी थी। बस बुआ आपकी याद दोबारा खींच लाई। हाय तो तुम घोड़ा ले गए थे, बुआ रोती हुई बोली। हाँ, फिर वो हमें यहाँ छोड़ गए। बुआ रोती रही और फिर चारों तरफ देखने लगी। और वो कहाँ गए? कौन बुआ? मैंने हंसते हुए कहा। आइए मैं उन्हें नहीं पहचान सकी, तुम आदिल हो के साइम। बुआ रोते रोते हंस पड़ी। वो भी आ जाएंगे। ए अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। हाय इन बच्चों के लिए कैसा कलेजा कटा है मेरा। रोशनी बन गए थे आंखों की। जी खुश हो गया तुम्हें देखकर मेरे बच्चे। बुआ कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी, और जिन्होंने उन्हें नहीं देखा था वो इस अजूबे को गौर से देख रहे थे। तसद्दुक भी बराबर आ खड़ा हुआ।
कई मिनट के बाद बुआ संभली, पीछे हटी तो तसद्दुक से टकरा गईं। उन्होंने तसद्दुक की शक्ल देखी और आग बगूला हो गईं। हाँ हाँ आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे ऊपर। मैं कहूँ तेरा दिमाग ठीक है? अरे अरे बुआ क्या हुआ? नवाब साहब जल्दी से बोले। अरे ये कौन है मुआ? बेलन का बेलन गाड़ी में भी मेरे पास ही आ बैठा। ड्राइवर के बराबर की सीट खाली पड़ी थी, मगर मेरे पास ही घुस मरा था और ये बार बार सिरक रहा था मेरी तरफ। अरे यहाँ भी आ मरा कम वक्त मारे, और तसद्दुक बुखला कर कई कदम पीछे हट गया। अरे अरे इन बड़ी बी को ना जाने मुझसे क्या दुश्मनी हो गई है, वो झंझलाए हुए अंदाज में बोला। तुमने कोई बदतमीजी की होगी तसद्दुक, बड़ी माँ बोली। अरे नहीं बड़ी माँ, इन्होंने बड़े जोर से नोचा था, तसद्दुक रान सहलाते हुए बोला। आय हाय, नोचा था तो बार बार मुझसे क्यों चिमटा जा रहा था? बुआ बोली। मैं चिमट रहा था, तसद्दुक आंखें निकाल कर बोला। तो क्या मैं चिमट रही थी तुझसे, मटे सूरत हराम? अरे ऐसी वैसी मत समझ लेना, हाँ कच्चा चबा जाऊंगी। बुआ मरने मारने पर आमादा हो गई। ये ज्यादती है बड़ी माँ, तसद्दुक फरियाद करते हुए बोला। लड़कियों के पेट में दर्द हुआ जा रहा था हंसते हंसते, यहाँ तक कि बड़ी माँ भी हंस रही थी। अरे तू तो बैठा ही क्यों था पीछे? अब तैयार हो जा, जल्दी से एयरपोर्ट चलना है। आइए बुआ आप अंदर चलिए, नवाब जलालुद्दीन हंसते हुए बोले और बुआ का शाना पकड़कर अंदर ले चले। हम सब भी उनके पीछे ही चले गए। गजब की चीज है ये बुआ तो, अफशां बोली। तसद्दुक ने के नोच लिया, शकीला फिर हंस पड़ी और हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। नवाब साहब बुआ को लेकर अंदर पहुंच गए। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखते हुए कहा, भाई बुआ के कयाम के लिए बंदोबस्त करो, थकी हुई आई हूँ। आइए बुआ, अफशा ने कहा और फिर पूरा ग्रोह अफशा और बुआ के पीछे चल पड़ा। बड़ा ही कम वक्त है ये तसद्दुक भी, अब बताइए बुआ के पीछे ही पड़ गया। इसे देखना बेटी, ठीक कर दूंगी मिट्टी मारे को। मगर ये है कौन? मुलाजिम है बुआ, अफशा ने जवाब दिया। बड़ा सर चढ़ा रखा है, मगर मुझसे भिड़ा तो ठीक ना होगा। भला बताओ, पूरी जवानी गुजार दी, किसी को मुंह ना लगाया। अब ये 2 टके के मुलाजिम चिपक रहे हैं। अरे ठीक कर दूंगी। मगर आप बूढ़ी कहाँ हुई हैं बुआ? अफशा बोली। अरे रहने दो बेटी, अब क्या रखा है? कभी देखती, बुआ शर्मा कर कहा। अब भी क्या देख रहे हैं बुआ? अफशा ने कहा और फिर एक कमरे के दरवाजे के सामने रुक गई। ये कमरा कैसा है बुआ? देख लें, आपको पसंद है? बस ठीक है बेटी, मेरा क्या गुसल खाना है इसमें? बुआ ने पूछा। सिंगार मेज भी रखी है, अफशा ने जवाब दिया। अल्लाह खुश रखे, मैं जरा नहाऊंगी, अब तुम लोग आराम करो। हाँ हाँ बिल्कुल, तसद्दुक जो करीब बैठ गया था, अफशा ने कहा और फिर हम वापस चल पड़े। लड़कियां हंसते हंसते मरी जा रही थी, सीमा भी उनमें शरीक थी। अरे खुदा की कसम सीमी बाजी, अब तक थी कहाँ छुपा रखा था इस नायाब शय को? कमाल की है बुआ भी। साईं भाई याद है? सीमी हंसते हुए बोली। हाँ भाई याद है, मैंने हंसते हुए कहा। क्या क्या, हमें भी तो बताइए, शकीला ने कहा। सबसे पहली मुलाकात हम लोगों की ट्रेन में हुई थी और बुआ, बस बुआ को यकीन हो गया कि ये दोनों भाई उन पर मर मिटे हैं। और आदल भाई खुदा की पनाह, इनका तो जवाब नहीं। हफ्तों बुआ का नाम लेकर आहें भरते रहते थे और बुआ की जिंदगी अजाब हो गई। और साईं भाई, जब आदल भाई ने बुआ को शादी का पैगाम दिया, शादी का पैगाम भी दिया, अफशा हंस पड़ी। जोड़ा भी बनवाया था दुल्हन का और पहनवा भी दिया बुआ को। बुआ भी बिल आखिर नीम राजी हो गई थी, सीमी ने बताया। और कहकों का तूफान देर तक उमड़ता रहा। खुदा की कसम, आजकल जीने का लुत्फ आ रहा है। जो कुछ आज इस कोठी में हो रहा है, उससे कबल कभी नहीं हुआ था, अफशा ने झूमते हुए कहा। अच्छा, अब कुछ देर की छुट्टी, दोपहर को खाने पर जमा होना है, सीमी ने कहा। भाई बड़ा उम्दा वक्त कटा है, शकीला ने कहा। उसी वक्त एक मुलाजमा अफशा के पास आई। बीबी बड़ी माँ बुला रही हैं, कह रही हैं आप एयरपोर्ट नहीं चल रही। ओह, मैं जाकर क्या करूँगी, अम्मी जा रही हैं। हाँ, उनसे कह दें वो चली जाएं, मैं जमशेद भैया से यहीं मुलाकात करूँगी। जी बीबी जी, मुलाजमा चली गई। अच्छा भाई, अफशा ने कहा और फिर मेरी तरफ देखा। थोड़ी देर की इजाज़त और फिर सब मुंतशिर हो गए। मैं भी अपने कमरे में आ गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अफशा फिर आ गई। एक इजाज़त लेने आई हूँ, उसने उलझे हुए अंदाज में कहा। अरे खैरियत, अम्मी जान मिस्र हैं कि मैं भी एयरपोर्ट पर चलूँ। मैंने बहुत टाला, लेकिन वो कह रही हैं जमशेद क्या ख्याल करेंगे, तो आप ज़रूर जाएं अफशा, आपकी इजाज़त से, अफशा ने मुस्कुराते हुए कहा।
आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी तो मैं होश में नहीं रहूँगा अफशां। मैंने वफूर मुसर्रत से कहा, अरे अब कायनात में आपके अलावा रखा क्या है? अफशां ने एक अदा से गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। मैं दरवाज़ा देखता रह गया था। अजीब कफ़ियत हो गई। इस अफशां ने तो ज़हनो दिल की दुनिया ही बदल दी। और फिर ख्यालात का चक्कर जारी ही हुआ था कि किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया और मैं उछल पड़ा। तालूत मुस्कुरा रहा था। अरे मेरा मुंह हैरत से खुल गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो, उस्ताद का नाम रोशन कर रहे हो, क्या जाल मारा है। दुश्मन चारों शाने चित। तालूत ने मेरी कमर को ठोंकते हुए कहा, उस्ताद के बच्चे इस तरह आने की क्या तुक थी। मैंने उसे सीने से लिपटाते हुए कहा, मेरी मर्जी, देखना चाहता था कि मेरा होनहार शागिर्द क्या कर रहा है। देख लिया, मैंने होंठ बींच कर पूछा। अच्छी तरह, मगर खूब है भाई। ये तो उल्टा चक्कर चल गया। जिंदाबाद अफशां भी जिंदाबाद, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी उदासी की खबर तो लो, चेहरा उतर गया है। हाय मैं मर जाऊं, कहाँ है? तालूत मस्करेपन से बोला। अपने कमरे में होंगी, जा रहा हूँ, तालूत मुड़ते हुए बोला। लेकिन मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। बड़े बेमुरव्वत इंसान हैं। अब्बू हुजूर और अम्मी के बारे में तो बताओ। अब्बा हुजूर कुछ बीमार हैं, अम्मी ठीक हैं। तुम्हारे कहे बगैर तुम्हारा सलाम उन दोनों तक पहुंचा दिया है। दुआ कही है उन्होंने, और कुछ? हाँ, शकीला के बारे में गुफ्तगू हुई। यार खुलकर तो हिम्मत नहीं पड़ सकी, गोल मोल सी बातें की हैं। क्या मतलब? पूछने लगी कि आखिर कब तक यूं ही भटकता फिरूंगा, शादी वगैरह भी करूंगा या नहीं। मैंने जवाब दिया, क्यों नहीं, खुश हो गई। पूछा कि कोशिश की जाए, तो मैंने कहा नहीं। कहने लगी, क्या मतलब? तब मैंने कहा, अम्मी हजूर, आपने मेरी सारी खुशियां पूरी कर दी हैं, एक और कर दें। कहने लगी, कौन सी? तो मैंने जवाब दिया कि किसी ज़हीन लड़की से ही शादी की इजाज़त दे दें। बस देखती रह गई। उसके बाद किसी गुफ्तगू का मौका ही नहीं मिल सका और बस अब जाने दो। सुनो तो यार, मैंने कहा। 11:30 बज चुके थे। यकीनन तैयारा आ गया होगा। तालूत भी शकीला के पीछे जा घुसा। मेरे पास इस वक्त कोई मशगला नहीं था। बहरहाल मैं बाहर निकल आया और फिर यूं ही आवारा गर्दी करता रहा। शकीला के कमरे की तरफ मैंने जाने की कोशिश नहीं की थी। उस वक्त इत्तफाक से बैरूनी हिस्से की तरफ निकल आया। मैंने तनवीर साहब की शानदार कार गेट से अंदर दाखिल होते देखी। दूसरे लोग सब अंदर थे। किसी को भी बड़ी माँ और उनके भतीजे के आने की खबर नहीं हुई। कार पोर्टिको में रुक गई और बड़ी माँ जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आईं। यही हरकत अफशां ने की थी। तसद्दुक आगे ड्राइवर के पास बैठा हुआ था। वो इत्मीनान से नीचे उतरा और फिर उसने पिछले दरवाजे में मुंह डालकर किसी से कुछ कहा। वैसे मुझे कोई नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन साफ नहीं। और फिर गाड़ी से एक अजूबा बरामद हुआ। सांवला रंग, सर के बाल खुश्क और निगरोज की मानद घुंघरियाले एक खास तराश के साथ उन्हें दरमियान से बुलंद किया गया था। सफ़ेद लंबा कोट जिसकी आस्तीनें आगे से खुली हुई थी, कमर में चांदी की बेल्ट बंधी हुई और गरारा नमा पतलून जिसके दोनों साइड बड़ा खूबसूरत काम हुआ था। माथे पर पट्टी बंधी हुई और कानों में बड़े बड़े बाले पड़े हुए थे। होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में नरमी लिए वो नीचे उतर आया। भतीजा मेरे जहन में नारा लगाया और मैं जल्दी से आगे बढ़ आया। अफशां मुंह बनाए खड़ी थी और बड़ी माँ का चेहरा उतरा हुआ था। अफशां मुझे देखकर मेरे करीब आ गई। खुदा की पनाह, उसने कहा, क्या हुआ? ऐसा बदबूदार शख्स मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। रास्ता तय करना महाल हो गया। यही है ना? हाँ, अफशां का नाक सकोड़ कर बोली। सुबहान अल्लाह। चलो अब यहाँ क्यों खड़ी हो? आइए बड़ी माँ मेहमान को अंदर ले चलें। आओ जमशेद मियाँ, बड़ी माँ ने कहा। एक मिनट, मिनटों ने मिनट, जल्दी डके खोलो, जल्दी कराओ। जमशेद ने चुटकी बजाकर थिरकते हुए कहा तो खातब तसद्दुक से किया। अरे सामान सब हिफाजत से पहुंच जाएगा, तुम फिक्र मत करो, बड़ी माँ ने कहा। ओहो, नामुमकिन है। गाड़ी में तुमने हमें इससे जुदा कर दिया। हम तो पिलियन में भी इसे साथ रखा। गिटार से हमारा दोस्ती जन्म जन्म का है। इसके बगैर हमारा शख्सियत हाफ है, जमशेद ने जवाब दिया। इस दौरान उसके पांव, हाथ और कोले हिलते रहे थे। वो हमेशा रक्स की कैफियत में रहने का आदी था। अरे निकालो तसद्दुक, इसकी सारंगी निकाल कर इसे दे दो, बड़ी माँ ने कराहने वाले अंदाज में कहा और तसद्दुक ने डिग्गी खोलकर एक लंबा सा गिटार निकाल लिया।
जो ही गिटार जमशेद को नजर आया वो दीवानावार उसकी तरफ लपका और उसे तसद्दुक के हाथों से ले लिया। ओह जाने मन, हमको माफ़ी देना, हमसे नाराज मत होना, उसने गिटार को चूमते हुए कहा। अम्मी जान अब चलें भी, अफशा ने आगे बढ़ते हुए कहा। तसद्दुक तुम इसे साथ लेकर आओ, बड़ी माँ ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। आओ साइम साहब, अफशा बोली और मैं भी उन दोनों के साथ चल पड़ा। अब क्या होगा अम्मी जान, अफशा ने मस्करे अंदाज में कहा। क्या होगा, बड़ी माँ ने पूछा। इन हजरात को कहाँ रखेंगे? मजाक मत उड़ाओ अफशा, ये भाईजान की बिगड़ी हुई तकदीर है। बहरहाल मेरा खून है, आया है तो यहीं रहेगा। मैं जानती हूँ मुझे कैसी कैसी निगाहें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। उफ अल्लाह, बदबू कितनी थी गाड़ी में। ना जाने कब वक्त अमेरिका में एक आध बार नहाया भी है या नहीं। हम मेरासी का मतलब समझता है, अमेरिका में बहुत सा बुक पड़ा है। हम मेरासी नहीं फनकार है। बूढ़ा गलत औरत तुम समझा। और देखो, जमशेद उछल कर खड़ा हो गया, गिटार खींचा और फिर गिटार की तानें गूंजने लगीं। उसके साथ ही वो रक्स भी कर रहा था। बुआ ने पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन जमशेद ने उन्हें घेर लिया और उनके चारों तरफ नाच नाच कर गिटार बजाने लगा। बुआ बदहवास हो गई थी। वो खुद भी उछल उछल कर उसके दायरे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जमशेद ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। बुआ बदहवासी में कह रही थी और अफशा का हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा था। ए हटेगा नहीं मिट्टी मारे, अम्मा नहीं है क्या? ए देखो, बुआ एहतजाज कर रही थी। कई बार उन्होंने जमशेद के दो हत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो फुर्तीला था। ये कोई शराफत है, जिसे देखो पराई बहू बेटियों के पीछे लग गया है, इज्जत महफूज ही नहीं है। ए हट या मुंडी काटे तेरे सत्यानाश। तुमने देखा बूढ़ी औरत, मेरासी और फनकार में क्या फर्क होता है? जमशेद ने कहा। झाड़ू फिरे तेरी शक्ल पर, मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा, बुआ ने कहा और बिल आखिर वो जमशेद के नरगे से निकल गईं। लेकिन गिटार की आवाज पर सब ही निकल आए थे, यहाँ तक कि तालुत और शकीला भी सब दिलचस्पी से ये तमाशा देख रहे थे। सब जमशेद के गिरद जमा हो गए थे और वो यूं ही होंकों की तरह मुस्कुरा रहा था। कौन हो भाई? तलूत ने उससे पूछा। जी आई एम मैन जिमी, मेरा मतलब है फनकार। आखिर में जमशेद ने गिटार के तारों पर हाथ मारते हुए कहा। आदल भैया, ये जमशेद हैं, आज ही अमेरिका से आए हैं, अम्मी के भतीजे। अफशा ने कहा। आज ही आए हैं? आदल ने मसरत भरे लहजे में पूछा। वो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जमशेद साहब। तलूत ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। हाय, अब नहीं फंसेगा बाई गार्ड, अब नहीं फंसेगा। जमशेद ने हाथ कमर के पीछे कर लिया। उससे मेरा मुसाफा याद आ गया था। फंस ही जाओ यार, तालुत बोला। बिल्कुल नहीं, फिर हम गिटार कैसे बजाएगा? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी। तालुत ने गहरी सांस ली। उन्हें इनके कमरे में छोड़ आओ। आदल में आप भी आई। आइए जमशेद साहब। जिमी बोलो, जिमी डार्लिंग, जमशेद ने कहा और अफशा के साथ आगे बढ़ गया। बहुत खूब, गोया मेरे जाने के बाद खासी तरक्की हुई है। बहरहाल खीवा तीनों हजरात, आपको जिमी मुबारक। वाकई अल्लाह ताला की रहमतें खास है। लेकिन आप अचानक किस तरह आ गए आदल भैया? बस आ गए, आना ही था। खुदा की कसम बड़ी कमी महसूस हो रही थी आपकी। हाय जिमी डार्लिंग, तालुत चरखारे भरते हुए बोला। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? बड़ी माँ के जज्बात क्या हैं? इन हजरात के बारे में उन्हें देखना होगा, इसके बाद ही फैसला किया जा सकता है। तलूत ने कहा। उसके जहन में ना जाने क्या मंसूबे बन रहे थे। आपने नाश्ता तो नहीं किया होगा? शकीला ने तालुत से पूछा। अरे हाँ, और शुक्रिया शकीला। क्या मैं नाश्ता लगवाऊं आदल भैया? सीमी जल्दी से बोली। नहीं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। हाय, 2 दिन के हालात मालूम करने के लिए एक नशस्त होनी चाहिए, जिसमें काफ़ी ज़रूरी है। तलुत ने कहा। मैं कहती हूँ काफ़ी के लिए आप लोग नाश्ते के कमरे में चलिए, मैं अफशा के साथ वापस आती हूँ। सीमी चली गई और हम सब नाश्ते के कमरे में जाकर मेज़ के गिर्द बैठ गए। सीमी और अफशा के पहुँचने तक खामोशी रही, फिर वो दोनों भी आ गईं। इस दौरान सब हंसते रहे। हंसने के लिए बहुत से ख्यालात थे। कार्रवाई शुरू की जाए, मुझे उन दोनों की रिपोर्ट चाहिए, तालुत ने कहा। सब आपको याद करते रहते हैं आदल भैया, बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हुई। आज अचानक बहुत से कहके बरस पड़े। जमशेद साहब और बुआ की आमद की इत्तला अचानक मिली। तसद्दुक बुआ को लेने गया था, अफशा ने कहा और सब हंस पड़े। इस कहके की वजह?
बुआ का ख्याल है कि तसद्दुक उन पर डोरे डाल रहा है। उम्दा तालूत हंस पड़ा। तफसील? और अफशा ने बेतकल्फी से तफसील बता दी। तसद्दुक के नोचने वाले वाक़यात पर तालूत भी दिल खोल कर हंसा। इन जमशेद साहब की शान नज़ूल क्या है? अम्मी के भतीजे हैं, 12 साल के बाद अमेरिका से आए हैं, मामू जान वहीं आबाद हैं। बहुत खूब। बहरहाल अल्लाह की देन है, आप लोगों को खलूसे दिल से इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप सुनाइए भैया। बस आप लोगों के बगैर मैं भी उदास था, मेरे वालदैन भी बेखैरियत हैं। जो ही इजाज़त मिली मैं वापस आ गया। लुत्फ़ आ जाएगा भाई, एहसान ने कहा। आजकल तो हम माला माल हैं, शमशीर दौला भी यहीं हैं, बुआ भी यहीं, और फिर अपना जिमी। मगर बड़ी माँ के जज्बात का ख्याल रखना। अम्मी तो उसे देखकर बदहवास हो गई हैं। अफशा ने बताया। ओहो, कुछ कह रही थी। परेशान है बुरी तरह। अब्बू जान के ताल्लुकात मामू जान से कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन अम्मी के भतीजे की आमद की खबर सुनकर बाग बाग हो गईं। अब वो परेशान हैं कि अबू जान उसे देखेंगे तो क्या कहेंगे। खूब। तालूत ने गर्दन हिलाई। अल्लाह बदबूदार इतना है कि तौबा। बड़ी मुश्किल से हमने उसके साथ एयरपोर्ट से यहाँ तक सफ़र तय किया। अम्मी का तो सर चकरा कर रह गया। तालूत गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा, बहरहाल खिवा तीनों हजरात, कुदरत ने नेमतों के अंबार हमारे सामने लगा दिए। अब फैसला हो जाए क्या प्रोग्राम रखा जाए। वैसे तसद्दुक और बुआ की जोड़ी मुझे बहुत पसंद आई। रही ये नायाब शय तो इसके बारे में अभी फैसला नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में बड़ी माँ के जज्बात का जायजा लिया जाएगा। मेरा ख्याल है अम्मी जान को बड़ी मायूसी हुई, फिर भी बहरहाल खून है, हाँ अंदाज़ा कर लेंगे। चुनाचा फिलहाल ये नशस्त बर्खास्त। मेरा ख्याल है थोड़ी देर के बाद खाने पर मुलाकात होगी। तालूत उठ गया, बाकी लोग भी उठ गए थे। फिर तालूत मेरे साथ कमरे में आ गया। तो ये ऐश हो रहे हैं? वह मुस्कुराते हुए बोला। जी हाँ, एतराज़ है आपको? हरगिज़ नहीं। अरे हमें कोई जलने वाले में हैं। वैसे कि चल क्या रही है? यार तालूत, कसम है बहुत उम्दा। यार को नाम बताओगे? बस क्या बताऊं, अफशा बहुत ही शानदार लड़की है, इंतहाई खुद एतमाद किस्म की, और अब वो बिल्कुल खुल गई है। पब्लिक की निगाह में भी आ गई होगी 100%। यूं भी सब बड़े चालाक हैं। मैंने सीमी और एहसान की गुफ्तगू सुना दी। फिर हम दोनों गुस्ल से फारग होकर खाने के कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे में सभी मौजूद थे। हजरत जिमी शायद अभी दाखिल हुए थे, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उनके साथ उनका गिटार भी था। तनवीर साहब बहुत गौर से उसे देख रहे थे। हमें देखकर वो मुस्कुराए और बैठने का इशारा किया। माशाल्लाह, तुमसे मिलकर बड़ी मसरत हुई जमशेद मियाँ, तनवीर साहब ने कहा। मैं भी आप लोगों से मिलने को बहुत तड़पता था अंकल। कितना वंडरफुल है आप लोग। ओह, मुझे मशरक का क्लासिक बहुत पसंद है। आप देखा, मैं आप लोगों को उर्दू में खत लिखता। मेरी मादरी टिंग हा स्वीट। बैठो और उसे एक तरफ रख दो। खाने के कमरे में इसे लाने की क्या जरूरत थी? तनवीर साहब नरमी से बोले। ओह म्यूजिक स्वीट अंकल, मौसीकी मेरी जान है। और ये गिटार, ये मुझे स्वीट सेली ने दिया था। बिल्कुल बिल्ली का माफक चमकदार आंखों वाला सेली, और सेली डार्लिंग। क्या तुम इसे भी लंच कराते हो? तनवीर साहब ने पूछा। किसे? जमशेद ने मुंह फाड़ कर पूछा। अपने गिटार को। ओह नहीं नहीं अंकल, आप मजाक बोलता। मगर ये ऑल टाइम हमारे साथ रहता। म्यूजिक हमारा जान है। हम उसे बेड पर साथ लेकर सोता। माशाल्लाह, मगर कुर्सी पर कैसे बैठोगे? बैठ जाएंगे। ऐसा माफक। जमशेद कुर्सी पर बैठ गया। गिटार उसकी गोद में था, लेकिन दोनों तरफ बैठे हुए लोगों को कुर्सी छोड़ देना पड़ी क्योंकि गिटार की लंबाई मुतासर हो रही थी। दूसरी कुर्सियां डलवाओ, तनवीर साहब संजीदगी से बोले, और बड़ी माँ के चेहरे पर खजालत के आसार थे। वैसे शुक्र था कि जमशेद ने नहा लिया था और अब उसके बदन से वो बदबू नहीं उठ रही थी, वरना खाने की मेज पर किसी से ना बैठा जाता। लेकिन उसकी कसर उसके खाने के अंदाज ने पूरी कर दी। निहायत बदतमीजी से खा रहा था। उसे हिंदुस्तानी खाने का सलीका ही नहीं आता था। उसकी बहुत सी हरकतें मुस्कुराहटों का सबब बनी। ऊपर से तनवीर साहब की संजीदगी सोने पर सुहागा थी। वे बगौर इस लंगूर का जायजा ले रहे थे जो दोनों हाथों से खाना इस तरह समेट रहा था जैसे आंधी आने वाली हो। बहुत मज़े का खाना है, हमें पसंद आया। उसने सबसे आखिर में खाना ख़त्म करते हुए कहा। हमारी खुशबख्ती है, तनवीर साहब बोले।
और सुनाओ शादाब अली कैसे हैं? कौन शादाब? हम नहीं जानता, जमशेद बोला। तुम्हारे डैडी का क्या नाम है? ओह पप ठीक हैं, मगर आप उर्दू में उसे शादाब बोलता है, आप अमेरिका में उसे क्या बोलते हैं? तनवीर साहब भी तफरीह के मोड में थे। ओह मैं तो पप बोलता है, मगर डैडी का दोस्त उसको शेडूब बोलता है, मिस्टर शेडूब। माशाल्लाह खासी तरक्की हुई है, कारोबार कैसा चल रहा है तुम्हारा? ओह मैं नहीं जानता अक्ल, ये पाप का वर्क है, वही जानता, मैं तो बस म्यूजिक जानता, आप बोलो तो सुनाए। जमशेद उछल कर खड़ा हो गया। अभी नहीं, अभी खाना खाया है। ठीक है, फिर सुनाएगा, जब आपका मूड होएगा तब सुनाएगा। ओह अंकल मैं नहीं जानता, आपका जिमी न्यूयॉर्क में हीरो है, जिधर निकल जाता लड़की लोग उसे किस मारता, एकदम उसे आता और किस मारता। अल्लाह ताला रहम फरमाए, तनवीर साहब ने कहा और फिर हमारी तरफ देखकर बोले, आप लोग जरा एहतियात रखें। सबकी हंसी निकल गई। और मिस्टर जमी आप भी जरा ख्याल रखें, ये न्यूयॉर्क नहीं है, नजर आता है इधर तो कुछ नहीं, हम एयरपोर्ट से इधर तक का इमारत देखा। अच्छा भाई आइए जलाल भाई, और आप भी मिस्टर आदिल साइम, तनवीर साहब ने कहा और हम चारों बाहर निकल आए। ये शादाब मियाँ की औलाद है तनवीर, क्या हो गया है शादाब को? बाहर निकलकर जलालुद्दीन ने कहा, अल्लाह ताला रहम फरमाए, शादाब मियाँ के अमाल कौन से अच्छे थे, आपको तो मालूम है जलाल भाई, और अल्लाह ताला किसी को छुट्टी नहीं देता। शादाब के अमाल की सजा आपके सामने है। क्या खूब बेटा है, बाप के रीढ़ की हड्डी। लेकिन क्या कहा जा सकता है तनवीर, मुमकिन है शादाब अपने इस जदीद बेटे के जदीद हुलिये से खुश हो। ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है, तनवीर साहब बोले और फिर हमारी तरफ देखकर कहने लगे, आप लोग इस चिड़ियाघर से बददिल ना हों, शहजादा साइम और शहजादा आदिल। ओ नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जल्दी से कहा। अरे भाई ये आदिल मियाँ तो बड़े सितम ज़रीफ हैं। शमशीरुद्दौला जब इंग्लैंड से वापस आया था तो वो भी 75% पागल था, लेकिन आदिल मियाँ ने उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया था, जलालुद्दीन ने कहा। ओहो, लेकिन ये बेगम के अकलौते भाई की औलाद हैं, इसलिए जरा एहतियात रखना होगी। मैं इस मरदूद को खड़े खड़े खाने के कमरे से निकाल देता, जिसका गिटार हर वक्त उसके साथ होता हो। लेकिन बेगम खुद ही शर्मिंदा नजर आ रही थी। उनकी गम अंगेज खामोशी ने मुझे भी खामोश कर दिया। ना जाने बेचारी क्या क्या ख्यालात बांधे बैठी थी, ये लंगूर तो उनके तसव्वुर में भी ना होगा। खैर छोड़ो, आया कितने दिन के लिए है, चला जाएगा, नवाब जलालुद्दीन ने कहा। आओ भाई कहीं बैठते हैं, तनवीर साहब ने कहा, और फिर वो हम सब को लिए हुए निशस्त के कमरे में पहुंच गए। आपके वालदान कैसे हैं आदिल मियाँ? ठीक हैं। कारोबारी रियासत कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक, तलुत ने जवाब दिया और फिर बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी गुफ्तगू करनी है अंकल। हाँ बेटे जरूर। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक इमारत खरीद ली है, मैंने उसे तब्दील भी करा दिया है। 2-1 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि हम यहाँ कारोबार करें। निहायत मुनासिब ख्याल है, तनवीर साहब खुश होकर बोले। इस सिलसिले में हमें आपसे कुछ मदद चाहिए। हर तरह से हाजिर हूँ बेटे, कहो। कारोबारी अमूर में गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो आपको कराने होंगे। मेरा मकसद है फिल्म की रजिस्ट्रेशन वगैरह, एक्सपोर्ट लाइसेंस और ऐसे ही दूसरे काम। सब हो जाएगा, मगर कारोबार क्या करोगे? कानूनों का, तालुत ने जवाब दिया। ओहो, नवाब जलालुद्दीन मुस्कुरा उठे, और ये कारोबार यकीनन शमशीरुद्दौला के मुकाबले पर होगा। तालुत हंसने लगा। बहरहाल मेरी सारी खिदमात हाजिर हैं, तनवीर साहब ने कहा। मैं आज ही अपने कारोबारी मशीर को बुलाता हूँ और उसे फिल्म के कागजात तैयार करा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, तालुत ने जवाब दिया। उसके बाद काफी देर तक हम लोग गुफ्तगू करते रहे। फिर नवाब जलालुद्दीन ने इजाजत चाही। मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, मुमकिन है शाम की चाय पर ना हूँ, आप लोग ख्याल ना करें। ठीक है, आप भी आराम करें, तनवीर साहब हम दोनों की तरफ देखते हुए बोले, और हम दोनों उन दोनों बुजुर्गों से रुखसत होकर अपने कमरे में आ गए। तालुत जूते उतारकर बिस्तर पर दराज हो गया था। तो ये हैं हालात। एक बात बताओ आरफ, अब हम इस कोठी में कब तक रहेंगे? क्यों भाई, यहाँ रहने का क्या जवाब है? मेहमानदारी की एक इंतहा होती है। क्यों तकलीफ दी जाए इन लोगों को? मेरा ख्याल है कुर्बो जवार में कोई खूबसूरत सी कोठी तलाश कर ली जाए, पास भी होंगे और अलग भी। हाँ, ख्याल तो बुरा नहीं। रात को ये तजवीज़ तनवीर साहब के सामने रखेंगे।
ये मुखलिस लोग इजाजत नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल हम कारोबारी भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है खामोशी से कोठी खरीद ली जाए और फिर उन्हें इत्तला दे दी जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ से जाने का फैसला कुछ लोगों के मशवरों से किया जाएगा। यानी तालूत आंखें फाड़ कर बोला, अफशां से इजाजत लेना जरूरी है। अल्लाह अकबर। तालूत ख्याली दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारा क्या है उस्ताद, तुम्हारी राजहंस तो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे साथ होगी, मगर मेरी बेचारी अफशां, वो तो अभी गैरों के बस में है। हक अल्लाह। तालूत ने जोर का नारा लगाया, अब तो पैदाइशी आशिक मालूम हो रहा है, सब तुम्हारी हरकत है। जी हाँ, इश्क आप कर रहे हैं, शादी आप करेंगे और हरकत मेरी है। वैसे मेरा ख्याल है कुछ हो ही जाना चाहिए, क्यों ना मैं बराह रास्त नवाब जलालुद्दीन से बात करूं। चंद रोज रुक जाओ यार, जरा कारोबार शुरू कर लें, उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तालूत गहरी सांस लेकर बोला। तकरीबन 4 बजे तक हम लोग अपने कमरे में रहे। यहाँ के लोग दोपहर को सोने के आदी नहीं थे, लेकिन बहरहाल हर वक्त तो सब एक दूसरे में नहीं घुसे रहते थे। 4:15 बजे के करीब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। शकीला, अफशां, सीमी और एहसान के अलावा 2 लड़कियां और थीं। सो रहे हैं आप लोग? अफशां ने पूछा। हरगिज नहीं, हम दिन में कभी नहीं सोते। फिर यहाँ क्यों घुसे हुए हैं? बेहालते मजबूरी। क्यों, क्या मजबूरी है? भाई आप लोग ना जाने कहाँ थे, क्या कर रहे थे। हमने सोचा हर वक्त तो आपके सर पर सवार रहना मुनासिब नहीं, तकल्लुफ की बातें ना किया करें। आइए जरा भाई जमशेद, मेरा मतलब है जिमी और जिम की खिदमत में चलें। उनसे तफसीली तारफ तो हुआ ही नहीं। जो हुक्म, जरा लिबास बदल लें। अभी कोई जरूरत नहीं, शाम की चाय पर देखा जाएगा, अफशां बोली और तालूत ने शाने हलाए। फिर हम दोनों भी उस ग्रोह में शामिल हो गए और ये शैतानी टोला लॉर्ड जिम की ख्वाबगाह की तरफ चल पड़ी। दबे पांव सब लोग दरवाजे पर पहुंचे और चाबी के सुराग से बारी बारी अंदर झांकने लगे। अरे खुदा की पनाह, सीमी बोली। क्या हुआ, क्या हुआ? अफशां ने सीमी के शाने पकड़कर उसे चाबी के सुराग से हटाया और खुद आंख उस पर लगा दी। फिर उसने बेमुश्किल हंसी रोकी। बात क्या है? शकीला ने कहा। उल्टा कड़ा है अहमक कहीं का, और सिर्फ ज़ैरे जामा पहने हुए है। हाय, मगर उसे हुआ क्या? अफशां कराही। तुम्हारा कजन है अफशां, कुछ तो ख्याल करो। सीमी मुस्कुराते हुए बोली। ओ हाँ, चलो उसे सीधा करें। अरे अफशां, क्यों ना अचानक अंदर घुस जाएं, लुत्फ आ जाएगा। शकीला जैसे संजीदा लड़की के जहन में ना जाने कहां से शरारत घुस आई। मगर दरवाजा तो अंदर से बंद है। मैंने पूरे 6 माह तक एक नकब जन से तिजोरी तोड़ने की तरबियत ली है। दरवाजा बेआवाज खुल सकता है। तालूत आगे बढ़कर बोला। तो खोलिए। अफशां ने सरगोशी की और तालूत ने दिखावे के लिए एक कील चीप से निकाली, वरना ये बात तो मैं जानता था कि शकीला के दरवाजे के एक इशारे से खुल सकता था। बहरहाल कील बाहर निकल आई और दरवाजा खुल गया। तब अचानक हम सब ने उसे जोर से धक्का दिया और दोनों पट खुल गए। जमशेद बुरी तरह उछल पड़ा, लेकिन ये बात सिर्फ मैं ही देख सकता था कि तालूत ने अपनी एक उंगली ऊपर कर दी थी। अब उसका मकसद क्या था, ये अभी मेरी समझ में नहीं आया था। जमशेद की आंखें खुली हुई थीं। उसने हमें देखकर भी सीधा होने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता उसके पांव खिला में साइकिल चलाने वाले अंदाज में हरकत कर रहे थे। वेल मिस्टर जिम, क्या हो रहा है? अफशां ने पूछा, लेकिन जमशेद के मुंह से आवाज ना निकल सकी। अलबत्ता पांव की हरकत तेज हो गई। मैंने कहा, जमशेद भाई, आप गालबन उल्टे हो गए हैं। अफशां फिर बोली। मुझे सीधा करो। जमशेद की आवाज उभरी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा बुखलाहट नजर आ रही थी। उल्टा किया हमने किया था, मैं खुद हुआ था, फिर सीधे भी खुद हो जाइए। नहीं हो सकता। क्यों? नहीं जानता क्या हो गया, बस सीधा नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं? अफशां ने शाने उचका कर बोली। मगर ये आप कर क्या रहे थे? इबादत, जमशेद ने जवाब दिया। सुबहान अल्लाह, तालूत पेड़ पर हाथ फेरता हुआ बोला और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बात किसी हद तक समझ में आ गई थी। जमशेद उल्टा अपनी मर्जी से हुआ था, लेकिन बदमाश तालूत की मौजूदगी में अपनी मर्जी से सीधा नहीं हो सकता था और बेइख्तियार मेरी हंसी निकल गई। जमशेद ने अब साइकिल चलाना बंद कर दी थी। वो अब साकत हम सब की शक्लें देख रहा था और उसके चेहरे पर सब्र के आसार थे। कई मिनट गुजर चुके थे। मैंने तालूत की तरफ देखा, वो उसी तरह बेतअल्लुक था। जमशेद भाई, सीमी ने आवाज दी।
आई एम सॉरी लेडीज, मैं आप लोगों को अच्छा रेस्पेक्शन नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, वो भर्राई हुई आवाज में बोला। मगर आप सीधे तो हों। नहीं, यूं ही ठीक हूँ, आज इबादत में गड़बड़ हो गया है। अब जब तक गार्ड का मर्जी होएगा उल्टा रहेगा। जमशेद ने ऐसी बेचारगी से कहा कि सब हंस पड़े। मैं आहिस्ता आहिस्ता तालूत के करीब पहुंच गया और फिर मैंने सरगोशी की। बस तालूत, काफी है। वाकई, तालूत ने मेरी तरफ रुख कहे बगैर कहा। हाँ, इस बेचारगी पर तरस आ गया है। चलो ठीक है, तालूत ने कहा और जमशेद पेट से नीचे आ पड़ा। लेकिन उसका चेहरा अब भी पुरसकून था। वो उसी तरह नीचे पड़ा रहा। लड़कियां अब भी हंस रही थीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको तकलीफ तो होएगा, मेरे को उठाकर कुर्सी पर रख दे। मेरा नर्वस ब्रेक डाउन है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। हाय प्लीज, जमशेद लिहाजत से बोला। ओफो जमशेद भाई, कमाल है, आखिर आप हैं क्या चीज? अफशां पैर पटक कर बोली। और आराम आराम से पटखा करो, जल्दी मत करो, हम फनकार है, देर से समझ में आएगा। मगर तुम लोग हमारा हेल्प नहीं करेगा, जमशेद मखसूस अंदाज में बोला। आओ भाई, तालूत बोला और फिर मैंने और तालूत ने जमशेद को उठाकर कुर्सी पर बिठाया। उसकी आंखें बेदस्तूर पथराई हुई थीं, बेतासुर आंखें। फिर उसने यास भरी निगाहों से अफशां को देखा। कजन, डियर कजन, हमारे पर हमारी पर्सनालिटी खराब हो गया है। क्या तुम वो चादर हमें नहीं देगा? उसने बिस्तर पर पड़ी चादर की तरफ इशारा किया और अफशा ने चादर उसके बदन पर डाल दी। मगर ये कौन सी इबादत थी जमशेद? मिस्टर जमशेद, इबादत नंबर 111। क्या मतलब? सब हैरत से बोले। सॉरी लेडीज, हम खुद किसी बात का मतलब समझने की कोशिश नहीं करता, तो आप क्यों मगज खराब करता? आप लोग बैठो, हम कोरिंज है, आपको खातिर नहीं कर सकता। आप हमें सिर्फ इस इबादत के बारे में बताएं, शकीला बोली। ओह कसमे कजन, हम क्या बोले? हमारा बात हमारी समझ में नहीं आएगा। बस हम जो कुछ करता ख्वाब देखकर करता। एक रात हमने डिनर किया, उधर चिकन फर्स्ट क्लास पका। हम इतना खाया कि पेट खूब हो गया। तब हम रात को ख्वाब देखा, एक बूढ़ा मैन बोलता कि इबादत करो। हम बोला कैसे? तो उसने ऐसा माफक किया, तब हमारा पेट ठीक हो गया। इधर रात को डिनर बहुत अच्छा था, हम खाया और फिर पेट खराब हो गया। तब हम इबादत किया, अभी ठीक है। जमशेद ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा और लड़कियां बेइख्तियार कहके लगाने लगी। गोया जमशेद पेट ठीक करने के लिए इबादत कर रहा था। जिंदा रहो यार, प्यारे आदमी हो, तालूत ने प्यार से उसे के शाने पर हाथ रखते हुए कहा और जमशेद शर्माए हुए अंदाज में मुस्कुराने लगा। फिर चौंक कर बोला, लेकिन मैन, मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं? इधर तो कुछ नहीं है। वेरी सॉरी, अभी तुम हमारा कंट्री आओ, मैं तुम्हारा खिदमत करूंगा। इस टीम मेरी को माफी दो। दिया बेखुदा दिया, बस अब तुम तैयार हो जाओ, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तालूत ने कहा। ओह मगर कैसे तैयार हों? ओह गुड, तुम बैठो, हम तैयार होता है, जमशेद ने कहा और फिर वो बदन पर चादर डालकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। लड़कियां अब भी हंस रही थी। आपने एक बात महसूस की साइम भाई? क्या? जमशेद के अंदर एक अजीब बात है, ये सूरत हाल पेश आई, लेकिन उन्होंने हमारे इस तरह गुस्सा आने पर बुरा नहीं मनाया, बल्कि इस बात पर अफसोस कर रहे थे कि वो हमारी खिदमत नहीं कर सकते। हाँ ये बात तो है, तालूत ने भी एतराफ किया। एक शमशीरुद्दौला भी वलायत पड़े थे। खैर ममालिक में सब बुरे नहीं होते, जो कोई भी जिस शख्सियत को अपना ले। बहरहाल ये शख्स काफी दिलचस्प है और हमारे शब रोज को रंगीन बनाएगा, मैंने कहा और हम सब जमशेद के कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठकर उसका इंतजार करने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट और फिर 15 मिनट गुजर गए, लेकिन जमशेद बाथरूम से ना निकला। अरे क्या हो गया है उसे? एहसान ने बाथरूम के दरवाजे की जानब देखते हुए कहा और उसी वक्त अंदर से गिटार की आवाजें फूट पड़ी और सब उछल पड़े। क्या मतलब? सीमी हैरत से बोली। ये गिटार बाथरूम में कहां से पहुंच गया? अफशा हैरानी से बोली और हम सब गिटार सुनने लगे। अच्छा खासा नगमा था, लेकिन जिस जगह बजाया जा रहा था वो बड़ी मज़का खेज थी। अब क्या ख्याल है दोस्तों? तालूत हंस कर बोला। आवाज तो दें, ना जाने क्या हो गया है इस पागल आदमी को, चल कर देखा जाए अंदर, तालूत बोला और सब हंस पड़े। नहीं आदिल भाई, ना जाने किस हाल में हो, कोई सही दिमाग शख्स तो है नहीं, अफशा ने कहा। तो फिर इसे बाहर लाने की कोई तरकीब करो, वरना वो अंदर बैठा गिटार बजाता रहेगा और हम सब यहाँ अहमक बने बैठे रहेंगे, एहसान ने कहा। लड़कियां हंसते हंसते बेहाल हो गई थीं। दर हकीकत ये जमशेद नायाब चीज थी।
اس کی حرکتوں میں ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ظریف نہیں بلکہ ستم ظریف تھا۔ اور اب اس وقت کا ہی معاملہ لے لیا جائے، وہ ہم سب کو یہاں بٹھا کر باتھ روم میں گٹار بجا رہا تھا، کوئی اندر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ بالآخر میں، احسان اور شکیلا آگے بڑھے۔ ہم نے زور زور سے باتھ روم کا دروازہ دھڑ دھڑایا اور گٹار کی آواز بند ہو گئی۔ امید افسا بات تھی۔ دوسری اور تیسری بار دروازہ بجانے پر اندر سے جمشید کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ ارے کون آ گیا صبح ہی صبح؟ کیا جمشید صاحب اندر موجود ہیں؟ طالوت نے آواز لگائی۔ ہاں کون صاحب ہے؟ اندر سے جمشید کی آواز آئی۔ دروازہ کھولیے، ایک ضروری کام ہے، طالوت نے کہا اور چند سیکنڈ کے بعد اندر سے دروازہ کھل گیا۔ جمشید لباس پہن چکا تھا، گٹار اس کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں میں عجیب سا کھویا کھویا پن تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے خاص امریکن لہجے میں پوچھا۔ کیا ہو رہا تھا اندر؟ جمشید چونک پڑا۔ تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ پھر اس نے باقی لوگوں کی شکلیں دیکھیں اور کھڑے کھڑے جھومنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر وہ لہرا کر گرنے ہی والا تھا کہ سیمی، احسان اور طالوت نے اسے جلدی سے سنبھال لیا۔ گٹار جمشید کے ہاتھ سے لے لیا گیا اور ہم سب اسے باہر لے آئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ افشاں کی سرسراتی آواز ابھری۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، طالوت نے کہا۔ پھر جمشید کی سفید پتلون پر ایک ننھا سا سرخ دبا ابھر آیا۔ طالوت نے اس کی ران میں پن گسیر دی تھی، لیکن جمشید کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ طالوت کی آنکھوں میں خجالت کے آثار ابھر آئے۔ جمشید کو تکلیف دے کر اسے افسوس ہوا تھا۔ بہرحال ہم سب نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ یہ سب کیا ہے عادل بھائی؟ افشاں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ کوئی انوکھا کیس، یہ بے ہوش ہے، طالوت آہستہ سے بولا۔ سب ہی جمشید کے لیے دل میں ہمدردی محسوس کر رہے تھے۔ اچھا خاصا نوجوان تھا، بیچارہ ذہنی طور پر بھی کم تر تھا، اور اس وقت کی بے ہوشی بہرحال قابل رحم تھی۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی جانے لگی اور چند منٹ کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سہمی ہوئی نگاہوں سے ایک ایک کا جائزہ لینے لگا اور پھر بستر سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اس طرح اپنا بدن چھپا رہا تھا جیسے برہنہ ہونے کا احساس ہو رہا ہو، لیکن پھر اس نے بدن کے لباس کو دیکھا اور سکون کی گہری سانس لی۔ پھر جھیمپی جھیمپی نگاہوں سے ایک ایک کی شکل دیکھنے لگا۔ اب کیا کروں؟ اس نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ کیسی طبیعت ہے جمشید صاحب؟ طالوت ہمدردی سے بولا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ لوگ کھڑا کیوں ہے؟ چلیے ناشتہ نہیں کریں گے؟ اوہ آئی ایم سوری، پلیز میرا گٹار واپس رکھ دیں، میں اس کے معاملے میں بہت جذباتی ہوں، پلیز آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے۔ اس نے گٹار احسان کے ہاتھ سے لے لیا اور بڑے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر وہ گٹار سمیت ہی ہمارے ساتھ باہر آیا۔ ناشتے کے کمرے میں بھی وہ ماں گٹار کے داخل ہوا اور حسب معمول اس کے گٹار کو باقاعدہ جگہ دی گئی، لیکن نہ جانے کیوں ہم سب اس کے لیے سنجیدہ ہو گئے۔ بزرگوں سے اس کی پر اسرار بے ہوشی کا تذکرہ نہ کیا گیا، لیکن ناشتے کے بعد سب ہی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ جمشید کو اس کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔